नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज हिल्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग शानदार, जानदार और मज़ेदार होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसके अतिरिक्त आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठा रहे होंगे, किसी ऑथेंटिक मटेरियल का भी सहारा ले रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट वाले सीरीज में हमने 6 लेक्चर जो है ले लिए थे। ये वाला लेक्चर बेसिकली सारे के सारे आर्टिकल को किस तरीके से सरल भाषा में आपको समझा कर और याद करवाया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में पैटर्न ये रहता है कि एक तरफ अनुच्छेद लिख दिए जाते हैं और दूसरी तरफ उनका विवरण जो कीवर्ड होते हैं वो लिख दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है सुमेलित कीजिए या फिर जो है असुमेलित को पहचानिए। तो कुल मिलाकर आर्टिकल से सीधे सीधे प्रश्न न केवल पीटी में बल्कि मेंस में भी बनते हैं, इसीलिए आर्टिकल्स को जो के तो जो है याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारा जो यहाँ पर फोकस होगा, संसद वाले चैप्टर में जितने भी आर्टिकल हैं उनको शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा किस तरीके से ईजीली याद किया जाए और आप उनको एग्ज़ाम तक बहुत लंबे समय तक याद रख पाए, या फिर एग्ज़ाम से ठीक पहले अगर आप एक बार भी इस ट्रिक को पढ़ के चले जाएंगे तो आपके वहाँ पर जो है प्रश्न जो है वो पूरी तरीके से सही होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम जो है इसी एक ही कक्षा में सारे के सारे संसद के जितने भी आर्टिकल हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी तक जो है आपके जैसे भाग एक की 1 से 4 अनुच्छेद तक की बात हो, या फिर 5 से 11 नागरिकता तक की बात हो, या फिर फंडामेंटल जो आपके राइट है उसकी बात हो, या फिर आपके फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ से पहले जो हमने डीपीएसपी पढ़े थे उसकी बात हो, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो। तो ये तमाम सारे आर्टिकल बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद में हमने जैसे ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो इसकी भी ट्रिक अपन ने बहुत ही अच्छे से समझी थी कि किस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को समझा जाए। इसके बाद में जब हमने प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आर्टिकल पढ़े थे तब भी हमने जो है आर्टिकल नंबर 75 से लगाकर जो 74 से लगाकर 78 तक के जो आर्टिकल थे, जिसमें कि हमने विशेष स्पेशली 75, 74 और 78 नंबर के आर्टिकल को डिटेल में देखा था, तो वो तमाम सारी चीज़ें भी हमें याद रहनी चाहिए। आज जो है हम आर्टिकल 79 से 123 यानी कि 79 नंबर के आर्टिकल से 123 नंबर के आर्टिकल को किस तरीके से ट्रिक से याद किया जाए, इस पर हमारी ये क्लास केंद्रित रहेगी। ठीक है, हालांकि हमने पहले जो है भाग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ए और फिफ्थ भाग जो है वो स्टार्ट कर लिया था। तो ये फिफ्थ भाग का ही एक पार्ट है जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सीओएम के बाद में जितने भी आर्टिकल आते हैं वो इस भाग में आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो अनुच्छेद 79 से 123 तक हम याद करेंगे वो बेसिकली हम 6 सेट में याद करेंगे। 6 सेट की जो है 6 शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। उन ट्रिक्स को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं इजीली, थोड़ा सा वो देखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 79 नंबर के आर्टिकल से। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो है इन आर्टिकल्स को 6 सेट में याद करेंगे। तो वो 6 सेट कौन से होंगे? तो एक होगा 79 से 88 तक, दूसरा होगा आपके 89 से 97 तक, तीसरा सेट 98 से 106 तक, चौथा 107 से 111 तक, पांचवा 112 से 119 तक और छठा 120 से लगाकर 123 तक। ये 6 सेट में हम जो है संसद के सारे आर्टिकल याद करेंगे। सबसे पहले अगर हम पहले सेट की बात करें तो इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है जो कि सरला नामक एक महिला से स्टार्ट होती है कि सरला जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी। ठीक है, बस पहले शुरू में केवल हम ट्रिक को याद करने पर फोकस करेंगे, फिर बाद में क्योंकि हमने संसद से सारे के सारे जो है क्लासेस ले लिए, सारा का सारा कंटेंट हमने पढ़ दिया है, तो हर एक जैसे संसद में क्या आना चाहिए, राज्यसभा में क्या आना चाहिए, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हमें केवल ये याद करना है कि किस आर्टिकल में कौन सी बात उल्लेखित है जो हमें कीवर्ड वहाँ से पता चल जाए। तो सरला नाम की एक महिला है, तो वो सबसे पहले ये जो ट्रिक है वहीं से स्टार्ट होती है कि सरला जनगणना अवधि के बाद, जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी, सदन की योग्य सदस्य बनी।
और जैसे ही वो सदन की योग्य सदस्य बन गई तो फिर वो सत्र में गई, यानी कि सदन के जो सत्र होते हैं तो वो सत्र में गई और वहां पर जाके उसने क्या किया, मैसेज के द्वारा विशेष अभिभाषण दिया। इसको नीचे लिख लेते हैं, विशेष अभिभाषण या विशेष भाषण भी लिख सकते हैं। विशेष अभिभाषण दिया मंत्रियों व महान्यायवादी को, मंत्रियों व महान्यायवादी को। तो ये जो हमारा पहला सेट है, यानी कि 79 से 88 नंबर तक के जो आर्टिकल है वो हमें इस ट्रिक को देखने मात्र से, याद करने मात्र से पता चल जाएंगे कि सरला जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी। जैसे ही वो योग्य सदस्य बन जाती है तो फिर क्या करती है, वो सदन के सत्र में जाती है। सरला जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी, सत्र में गई और वहां पर क्या है, वहां पर उसने क्या किया, मैसेज के द्वारा विशेष अभिभाषण दिया। और विशेष अभिभाषण किसको दिया, मंत्रियों और महान्यायवादी को। तो ये तो हमारी ट्रिक थी। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग की बात करते हैं। तो ये जो है 79 नंबर के आर्टिकल को डिनोट करता है, र जो है वो 80 नंबर के आर्टिकल को, और ला जो है वो 81 नंबर के आर्टिकल को। अगर हम इनके नाम भी साथ साथ लिखना चाहें तो स का मतलब होता है संसद, यानी कि संसद का उल्लेख कौन से नंबर के आर्टिकल में मिलेगा, 79 नंबर के आर्टिकल में। हालांकि हमें यहाँ पर संसद के आर्टिकल की डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि संसद के तीन भाग होते हैं, दो तो सदन होते हैं यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, और तीसरा क्या होता है आपके राष्ट्रपति। तो यही डिटेल आपके 79 नंबर के आर्टिकल में मिल जाएगी आपको। परंतु हमें यहाँ पर किस चीज़ के लिए हमारी ये क्लास टारगेटेड है कि आपको ये पता लग जाए कि 79 नंबर का जो आर्टिकल है वो संसद से संबंधित है, बस इतना ही इसका पर्पज है। हालांकि बाद में जैसे ही ये ट्रिक्स खत्म होती है तो अगर समय बचता है तो हम बेयर एक्ट से तमाम सारे आर्टिकल को बहुत डिटेल में और भी देख लेंगे। परंतु अभी फिलहाल के लिए आप केवल कीवर्ड को अगर पकड़ना चाहें तो से का मतलब होता है संसद, और संसद जो है वो कौन से नंबर के आर्टिकल में वर्णित है, 79 नंबर के। ठीक है। रे का मतलब होता है राज्यसभा, और राज्यसभा आपके किस आर्टिकल में वर्णित है, तो राज्यसभा जो है आपके 80 नंबर के आर्टिकल में वर्णित है, राज्यसभा। ठीक। ला का मतलब होता है लोकसभा, और लोकसभा का वर्णन किस में मिलता है हमें, 81 नंबर के आर्टिकल में, लोकसभा। ठीक। इसके बाद में जब हम 82 नंबर के आर्टिकल की बात करें तो 82 नंबर का आर्टिकल किस में वर्णित है, तो 82 नंबर का आर्टिकल वर्णित है जनगणना से। हमें 82 नंबर के आर्टिकल का पता लगेगा, जिसका मतलब होता है कि जनगणना अवधि के बाद में, हर एक जनगणना अवधि के बाद में जो है वो जो सीटें हैं उनका परिसीमन होता है। तो वो वाली बात जो है वो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर एक जनगणना के बाद में क्या होता है। ठीक है। 83 नंबर के आर्टिकल में हमको अवधि के बारे में पता चलता है, यानी कि जो आपकी राज्यसभा होगी, जो लोकसभा होगी, उनकी अवधि क्या होगी, तो वो हमें यहाँ से हमें उसके बारे में पता चलता है। ठीक है। तो हम इनको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कि हर जनगणना के बाद में जो पुनर्समायोजन होता है उसके बारे में मिलेगा, यानी कि जनगणना के बाद में जो पुनर्समायोजन होता है उसके बारे में वर्णन हमें आर्टिकल नंबर 82 में देखने को मिलेगा। राज्यसभा और लोकसभा की जो सदस्य है उनकी अवधि क्या होगी, यानी कि सदस्यों की अवधि के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलेगा, 83 नंबर के आर्टिकल सदस्यों की अवधि के बारे में हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है। जब हम आगे वाले आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 84 की अगर हम बात करना चाहें तो आर्टिकल नंबर 84 जो है वो है सदन के सदस्यों की योग्यता के बारे में बताता है। सदन के सदस्यों की योग्यता के बारे में जो 84 नंबर का आर्टिकल बताता है वो। फिर उसके बाद में सत्रावसान और सत्र के विघटन, सदन के विघटन के बारे में 85 नंबर का आर्टिकल बताता है। इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति है वो विभिन्न सदनों को, दोनों ही सदनों को मैसेज दे सकता है, उसके बारे में हमको 86 नंबर के आर्टिकल में पता चलता है। विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति दे सकता है, उसके बारे में 87 नंबर के आर्टिकल में पता चलता है। और मंत्रियों और महान्यायवादियों के क्या अधिकार है वो हमें आर्टिकल नंबर 88 में देखने को मिलता है। इसी के साथ में आपके फर्स्ट जो सेट होता है वो कंप्लीट होता है। अगर इसको थोड़ा सा कीवर्ड को और विस्तारित करना चाहें तो 84 नंबर के आर्टिकल में क्या मिलता है हमें, तो जो आपके राज्यसभा है, जो लोकसभा है, इसके सदस्यों की जो योग्यता है, तो सदस्यों की
योग्यता के बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से राज्यसभा का सदस्य 30 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर लोकसभा का जो है 25 साल का होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर जो भी आरपीए का भी उल्लेख है कि संसद ऐसी विधि कोई विहित करे तो वो तमाम सारी योग्यताएं उस सदस्य में होनी चाहिए, ठीक है। वो लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तो तमाम सारी बातें हमको 84 नंबर के आर्टिकल में देखने को मिलती है। 85 नंबर के आर्टिकल में जो है हमें सत्र जो है, जैसे कि सत्र शब्द से हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, तो जो सत्र को जो आहूत किया जाता है, सत्र का जो अवसान होता है, सदन का जो विघटन होता है, उन तमाम सारी चीज़ों से किसी बैठक को फिनिश किया जा सकता है। तो वो तमाम सारी चीज़ें हमें आर्टिकल नंबर 85 में देखने को मिलेगी कि सत्र को आहूत करना, सत्र को अवसान करना, सत्रावसान, सत्रावसान, और सत्र को विघटन करना, यानी कि सदन का जो आपकी लोकसभा है उसका विघटन करने का, इन तमाम सारी चीज़ों का प्रावधान कहाँ पर है, हमें 85 नंबर के आर्टिकल में देखने को मिलता है। 86 नंबर के आर्टिकल में क्या देखने को मिलेगा, तो 86 नंबर के आर्टिकल में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार होता है कि वो दोनों ही सदनों को मैसेज भेज सकता है या विशेष संदेश भेज सकता है, दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। वो अधिकार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो अभिभाषण भी देता है, भाषण भी देता है। तो वो तमाम सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। 87 नंबर के आर्टिकल में भी यही बात वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों के समवेत सत्र को, यानी कि दोनों ही सदन जब जिस सत्र में एक ही साथ बैठते हैं, उस सत्र को विशेष अभिभाषण देने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। विशेष अभिभाषण के दौरान जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों का खाका वो लोकसभा और राज्यसभा के समवेत सदन में खींचता है, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ वर्णित है कि विशेष अभिभाषण पारित होना ही चाहिए, अन्यथा सरकार पराजित समझी जाती है, ठीक है। तो वो तमाम सारी चीज़ें जो है हमें 87 नंबर के आर्टिकल में देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के समवेत सदन के, समवेत का मतलब दोनों जब एक साथ बैठते हैं, समवेत सदन में अभिभाषण जो देता है उसकी शक्ति का वर्णन। और ये अभिभाषण कब 2 बार देता है, तो ये हमने जब डिटेल में पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि जब भी कोई नई सरकार गठित होती है लोकसभा में, तब उसके जो पहला सत्र होता है, यानी कि नवगठित लोकसभा के पहले सत्र में विशेष अभिभाषण दिया जाता है। और हर वर्ष प्रत्येक वर्ष के जो पहला सत्र होता है उसमें भी विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति देता है। और इसी दौरान वो सरकार की नीतियों का खाका खींचता है विशेष अभिभाषण के दौरान। फिर विशेष अभिभाषण के जवाब में ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। तो वो तमाम सारी चीज़ें हमें 87 नंबर के आर्टिकल में देखने को मिलती है। जब हम बात करें 88 नंबर के आर्टिकल, तो यहाँ पर मंत्रियों और महान्यायवादियों के जो विशेषाधिकार है या फिर उनके जो मताधिकार है उनके बारे में वर्णन किया गया है कि इनको, मंत्रियों और महान्यायवादियों को ये विशेषाधिकार है कि वो किसी भी सदन के किसी भी सत्र में, किसी भी समिति में अपनी चर्चा, मतलब किसी भी सदन के सत्र में या फिर किसी भी समिति की चर्चा में भाग ले सकते हैं, अपना वक्तव्य रख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है वो उनको जो है मत देने का अधिकार नहीं होता, न तो महान्यायवादी को मत देने का अधिकार होता है, न ही मंत्री को दोनों सदनों में मत देने का अधिकार होता है। हालांकि मंत्री जो है वो उस सदन में मत दे सकता है जिसका कि वह सदस्य है, परंतु महान्यायवादी को केवल ये अधिकार है कि दोनों ही सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, उनकी चर्चा में भाग ले सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। तो विशेषाधिकार में क्या है, इनको चर्चा में भाग लेने का, बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है हमको, 88 नंबर के आर्टिकल में मिलता है, ठीक है। हालांकि यहां पर मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, बाकी ट्रिक बहुत ही छोटी है कि सरला जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी, वहां से वो सत्र में गई और सत्र में संदेश के द्वारा विशेष अभिभाषण दिया। विशेष अभिभाषण किसको दिया, मंत्रियों और महान्यायवादी को, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिक समझाने के फॉर्मेट में बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी लंबी लग रही है, बाकी ट्रिक तो बहुत ही 10 सेकंड की है कि सरला जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी, वहां से सत्र में गई और मैसेज के द्वारा विशेष अभिभाषण दिया मंत्रियों और महान्यायवादियों को। इसके साथ में हमारा जो पहला सेट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। जब हम सेकंड सेट की बात करें, यानी कि जो 88 से अभी हमने जो देखा है वो
79 से 88 तक देखा है, अब हम देखेंगे 89 से 97 तक का। अच्छा, यहाँ पर भी क्या है कि आप इस जो गैप है इसको अगर समझना चाहें, क्योंकि ये एज इट इज़ आपको जो है राज्य विधानमंडल के बारे में जो है आर्टिकल देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर भी ये गैप जो है वो काम आएगा। जैसे कि 79 में हमें कितने जोड़ने पड़ते हैं, तो 88 आ जाता है, तो 9 जोड़ने पर आते हैं। 79 में 97 लाने के लिए 8 जोड़ने पड़ते हैं। यहाँ पर ये लाने के लिए अगेन 8 जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 जोड़ने पड़ते हैं, यहाँ पर आप देखो कि 7 जोड़ने पड़ते हैं। तो आप ये जो क्रोनोलॉजी है इसको अगर थोड़ा सा पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 से ठीक कम 3 के बारे में बात हो रही है, 8 से ठीक कम 7 के बारे में बात हो रही है, और 9 से ठीक कम 8 के बारे में बातें हो रही है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले 9 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर आपके 4 का अंतर है, फिर 7 और फिर 3 का अंतर है, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले 79 से 88 हमने पढ़ लिया था, अब 89 से 97 तक जो है वो हम आर्टिकल देखेंगे। तो ये जो आर्टिकल है 89 से 97 तक के जो आर्टिकल है ये तो बहुत ही ईजी है। बहुत ईजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो दोनों ही सदनों के जो सदस्य है, दोनों ही सदनों के जो पीठासीन अधिकारी है उनके बारे में बात हो रही है। क्योंकि जब हमने सरला देखा था तब भी राज्यसभा का वर्णन पहले आया था, लोकसभा का वर्णन बाद में आया था। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को क्या उच्च सदन माना गया है, ठीक है, वो प्रबुद्ध जनों का सदन है, इसलिए उसकी पहले गणना की जाती है, ठीक है। इसीलिए जब भी हम यहाँ पर पीठासीन अधिकारी भी पढ़ेंगे तो पहले जो है राज्यसभा के सभापति की बात आएगी, राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात आएगी। तो यहाँ पर ये जो 9 आर्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें से शुरू के जो 4 आर्टिकल है वो राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में है। यानी कि जैसे कि हम अगर शॉर्ट में ही लिखना चाहें तो राज्यसभा के सभापति उप सभापति के बारे में हमें पहला आर्टिकल यानी कि 89 नंबर का आर्टिकल देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में जो है वो राज्यसभा के जो उप सभापति है, क्योंकि सभापति की पद रिक्ति कैसे होगी, उसका कार्यकाल क्या होगा, उसको किस तरीके से हटाया जाता, तो वो तो हमने उपराष्ट्रपति के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल उप सभापति की ही बात की जाएगी, यानी कि राज्यसभा के उप सभापति राज्यसभा के उपसभापति की पद रिक्ति का पद त्याग या उसको हटाना या फिर उसको हटाना, ये आपके आर्टिकल नंबर जो है ये कौन कौन से आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर 89 है, ये आपके आर्टिकल नंबर 90 है। अब हम पढ़ेंगे जो है 90, इसी के नीचे लिख लेते हैं 91 और 92। तो 91 क्या होगा, तो 91 ये होगा कि यहाँ पर सभापति और उपसभापति के जो कर्तव्य है उसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिलेगी कि सभापति और उपसभापति, सभापति व उपसभापति के कर्तव्य क्या है, या फिर यूं देख लो कि जब सभापति नहीं रहेगा तब उपसभापति जब पीठासीन होगा तो उसके क्या क्या कर्तव्य है, उसकी क्या क्या शक्तियां है, वो तमाम सारी चीज़ें हमें आर्टिकल नंबर 91 में देखने को मिलेगी, ठीक है। 92 में क्या देखने को मिलेगी कि जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प प्रस्तावित होगा तब वे पीठासीन नहीं होंगे, तब वे पीठासीन नहीं होंगे। यानी कि जो कि हमने पहले कंटेंट में पढ़ लिया था कि जब भी सभापति के खिलाफ कोई उसको हटाए जाने का संकल्प आता है तो सभापति खुद राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि सभापति जो है उसमें सभापति तो वोटिंग कर ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर उपसभापति को हटाए जाने का जो संकल्प आया हुआ है तो उपसभापति खुद वहाँ पर पीठासीन नहीं होगा। हालांकि उपसभापति सदन में उपस्थित हो सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, परंतु वो जो वोटिंग करेगा वो निर्णायक मत नहीं दे सकता, वो शुरुआती प्रथमतः मत ही दे सकता है। हालांकि राज्यसभा का सभापति तो मत दे ही नहीं सकता क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है। इस बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने जब पढ़ा था तब डिटेल में कर लिया था। अब ये जो चारों आर्टिकल है यानी कि आर्टिकल नंबर 89 से जो हमें दिखाई दे रहा है कि 89, 90, 91 और 92 नंबर के जो आर्टिकल है वहाँ का ही जस्ट कॉपी होगा जब हम इसके आगे वाले 4 आर्टिकल पढ़ेंगे, यानी कि 93, 94,
95 और 96 नंबर के आर्टिकल जब हम देखेंगे तो एज इट इज़ हमें ऐसा लगेगा कि हम जो है इन्हीं 4 आर्टिकल की कॉपी कर रहे हैं, 94, 95 और 96। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होगी, तो यहाँ पर चीज़ें एज इट इज़ होगी कि यहाँ पर किस तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा हमें मिलेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होगा, ठीक है। यथाशीघ्र जो है सदन लोकसभा चुन लेने के बाद में यथाशीघ्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष ही उपाध्यक्ष की जो निर्वाचन की तारीख तय करेगा, किस प्रकार से जो भी चीज़ें होगी तो वो यहाँ पर वर्णित है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही की जो पद रिक्ति है वो किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। वो पद से त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, ठीक है। उनको हटाया किस तरीके से जा सकता है, तो वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर वर्णित है कि उनकी पद रिक्ति, अगर वो सदन के ही सदस्य ना रहे तो उनकी पद रिक्त समझा जाएगा। अगर अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का ही सदस्य या फिर लोकसभा का चुनाव जो है उसका अयोग्य घोषित हो जाए या लोकसभा का सदस्य ही वो ना रहे तो फिर उसका पद रिक्त समझा जाएगा। या फिर अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे दे तो उसका पद रिक्त समझा जाएगा। या फिर उसके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव जो पारित हो जाता है तो भी उसका पद रिक्त समझा जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पर भी पद रिक्ति उसकी कैसे होगी, त्यागपत्र वो किसको दे सकता है, सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को, ठीक है। उसको हटाने का संकल्प जो है वो किस प्रकार से तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, जिसको कि हमने प्रभावी सदस्यों का बहुमत भी कहा था, तो उससे पारित किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एज इट इज किस प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो कार्य है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कर्तव्य व शक्तियाँ जो है वो यहाँ पर वर्णित है। या यूँ कह दो कि जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जब उपाध्यक्ष पीठासीन होगा तब उसकी शक्तियाँ कौन कौन सी होगी, तो वो यहाँ पर वर्णित है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, जब उनको हटाने का संकल्प प्रस्तावित होगा तब वे पीठासीन नहीं होंगे। यानी कि जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प प्रस्तावित होगा तब अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प प्रस्तावित होगा तब उपाध्यक्ष पीठासीन नहीं हो सकता। हालांकि वो जो है वो सदन में उपस्थित हो सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, इवन मतदान भी कर सकते हैं, परंतु मतदान जब वो करेंगे तो वो निर्णायक मतदान नहीं करेंगे, वो शुरुआती मतदान कर सकते हैं। प्रथमतः शुरुआत में ही जो है मतदान दे सकते हैं, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य है। इवन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य है। राज्यसभा का उपसभापति भी राज्यसभा का सदस्य है, परंतु राज्यसभा का सभापति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसीलिए वो मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सेट है जो कि बहुत ही ईजी है कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति, ठीक है, उनको पद रिक्ति, पद त्याग और हटाया जाना, ठीक है, उनके शक्तियाँ और कर्तव्य, और फिर जो है वो जो है उनके खिलाफ अगर संकल्प प्रस्तावित हो तो वो पीठासीन नहीं होंगे। जब हम 97 नंबर के आर्टिकल की बात करें तो 97 नंबर का जो आर्टिकल है वो हमें बताता है कि किस प्रकार से सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते जो है वो क्या होंगे, उनके विशेषाधिकार क्या होंगे, वेतन भत्ते क्या होंगे, तो वो जो है हमको 97 नंबर के आर्टिकल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम जो है नेक्स्ट वाला सेट अगर देखना चाहे तो नेक्स्ट वाला सेट क्या होगा, तो अभी हमने पहले देखा था, तो पहले वाला सेट जो था आपके वो अभी हमने जो है 97 तक पढ़ लिया है, तो 98 से 106 जो है वो अगले वाला सेट होगा। यानी कहने का मतलब अगर हम देखना चाहें तो केवल और केवल याद करने वाली जो चीज़ें हैं, एक तो वो आपके कि सरला जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी, इसके बाद जो है वो सत्र में गई, ठीक है, वहाँ पर मैसेज से विशेष अभिभाषण दिया मंत्रियों और महान्यायवादी को, ठीक है। तो क्योंकि ये जो स्क्रीन है वो थोड़ी अलग दिख रही है तो हम जो है इसी को क्लीन कर लेते हैं एक बार, और ये तो पूरा ही क्लीन हो जाएगा। इसको इरेज कर लेते हैं, बाद में वापस से हम देख ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, या फिर जो है इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो है हमारा 98 से 106 तक आर्टिकल में जो वर्णित है उसकी भी अलग ट्रिक है कि यहाँ पर जो है वो हम जो बात करेंगे वो करेंगे सचिवालय से संबंधित बातें, और सचिवालय से संबंधित बातों में जो है वो
क्या ट्रिक होगी कि सचिवालय ने शपथ दिलाई, सचिवालय ने शपथ दिलाई पर गणपूर्ति रिक्त थी, पर गणपूर्ति रिक्त है। क्योंकि गणपूर्ति रिक्त है, एक बार शुरू में हम केवल और केवल आर्टिकल को याद करने के हिसाब से उसको जो है तार्किक रूप से बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरीके से सत्य है, ठीक है। तो सचिवालय ने शपथ दिलाई, ठीक है, सचिवालय ने सदस्यों को शपथ दिलाई, ठीक है, पर गणपूर्ति रिक्त थी। क्योंकि गणपूर्ति रिक्त थी इसीलिए निहर्ताएं विनिश्चित हुई, निहर्ताएं विनिश्चित हुई, शपथ ली, बर्खास्तगी हुई, या यूं कॉल लिख लो यहां पे, बिना शपथ बर्खास्तगी हुई, बिना शपथ बर्खास्तगी हुई, विशेषाधिकार और वेतन भत्ते फालतू में दिए, विशेषाधिकार व वेतन भत्ते तो फालतू में दिए। इस ट्रिक को किस तरीके से याद रखेंगे कि सचिवालय ने सबसे पहले शपथ दिलाई, सचिवालय ने शपथ दिलाई परंतु गणपूर्ति रिक्त थी, मतलब गणपूर्ति पूरी नहीं थी, गणपूर्ति रिक्त थी, इसीलिए निहर्ताएं मतलब अयोग्यताएं जो होती है, निहर्ताएं विनिश्चित हुई, और निहर्ताएं जैसे ही विनिश्चित हुई और चूंकि हमने जो है बिना शपथ के ही जो है हम सदन में बैठ गए थे, हमारी बर्खास्तगी हो गई, तो बिना शपथ बर्खास्तगी हुई और विशेषाधिकार और वेतन भत्ते तो फालतू में दिए। ये 98 से 106 नंबर के जो आर्टिकल है उसकी ट्रिक है। एक बार पहले हम लिख लेते हैं कि 98 नंबर का ये हो गया, 97 नंबर की शपथ हो गई, 99 नंबर की शपथ हो गई, ठीक है, 100 नंबर में आपकी गणपूर्ति हो गई, 101 नंबर में जो है रिक्तियाँ किस प्रकार से किसी सदस्य की रिक्ति हो सकती है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ लिया था, परंतु अभी यहाँ पर आर्टिकल देख रहे हैं वो 101 नंबर का है। सदस्यों की जो निहर्ताएं हैं वो आपको 102 नंबर में मिलेगी, निहर्ताएं विनिश्चित कौन करता है वो आपको 103 नंबर में मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई बिना शपथ लिए या फिर बर्खास्तगी बाद में भी सदन में बैठ जाता है तो उस पर किस प्रकार से प्रतिदिन का 500 रुपये का जुर्माना लगाते हैं, तो वो 104 नंबर के आर्टिकल में वर्णित है, ठीक है। विशेषाधिकारों के बारे में 105 नंबर के आर्टिकल में वर्णित है, और वेतन भत्तों के बारे में जो है 106 नंबर के आर्टिकल में वर्णित है। अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहें तो डिटेल में चीजें क्या आएगी कि संसद का जो सचिवालय होगा, संसद सचिवालय का वर्णन हमें कौन से नंबर के आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो 98 नंबर के आर्टिकल में देखने को मिलता है कि किस प्रकार से संसद जो है वो नियम बनाएगी, किस प्रकार से सचिवालय के जो सदस्य है वो उनकी भर्ती की जाएगी और उनकी क्या क्या सेवा शर्तें होगी, तो वो तमाम सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि संसद का सचिवालय एक होगा 98 नंबर के आर्टिकल में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, तो वो उसकी बात यहाँ पर वर्णित है कि सदस्यों की शपथ जो है, सदस्यों की शपथ किस प्रकार से राणा भवी सरा जब हमने पढ़ा था, ठीक है, यानी कि अनुसूची 3 में जो है किस प्रकार से शपथ का वर्णन है, तो वो हमें आर्टिकल नंबर 99 में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर किस प्रकार से हर एक जो सदन है उसकी एक गणपूर्ति होती है, तो उस गणपूर्ति को जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उसकी एक तो गणपूर्ति कितनी होगी, ठीक है। क्या कभी जो कोई सदस्य है वो उसकी सीट वहाँ पर मतलब रिक्त है, उसका स्थान रिक्त है, तो क्या उसकी रिक्ति में सदन में कोई काम हो रहा है तो वो काम क्या जायज़ होगा या नहीं होगा, विधिमान्य होगा या नहीं होगा, तो वो विधिमान्य होगा। तो वो भी यहाँ पर वर्णित है कि किस प्रकार से कोई भी सीट अगर रिक्त होती है तो उसकी सीट रिक्त होने के बावजूद जो सदन का जो कार्य है वो मतलब मान्य होंगे, और किस प्रकार से जो है वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर है कि अगर गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो जो पीठासीन अधिकारी है वो उसको स्थगित करवा सकता है, गणपूर्ति 1/10 होती है, ये तमाम सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। अब मतलब ये है कि सदस्यों की जो सीट है वो किस प्रकार से रिक्त समझी जाएगी, यानी कि कोई भी जो सदस्य है वो अगर जो है आप इसको ऐसे समझो कि
जो किसी भी सदस्य की जो सीट है वो कब रिक्त समझी जाएगी कि अगर वो 2 सदनों से चुनाव जीत जाता है और वो बताता नहीं कि मैं कौन सी सदन मतलब एक ही सदन के दोनों सीटों से चुनाव जीत जाता है और वो बताता नहीं है कि मैं कौन सी सीट को अपने पास रखना चाहूँगा, तो उसकी दोनों सीटें चली जाती है। या फिर वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से एक साथ जीत जाए तो नहीं बताने पर राज्यसभा की सीट चली जाती है। या फिर वो राज्य विधानसभा और संसद का एक साथ सदस्य चुन लिया जाता है तो संसद की सदस्यता उसकी चली जाती है। तो वो तमाम सारी चीज़ें कि उसकी रिक्ति कब कब हो सकती है, या फिर वो दल बदल का दोषी हो तो उसका स्थान रिक्त हो सकता है। तो सदस्यों की जो स्थान रिक्त होना है उसके बारे में, स्थान रिक्ति के बारे में जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो वो आर्टिकल नंबर 101 है। आर्टिकल नंबर 101 में जो उल्लेखित है वो एज इट इज क्या शब्द उल्लेखित है वो देख लेते हैं एक बार, कि स्थानों का रिक्त होना जो है वो ही जो है वो आर्टिकल नंबर 101 में उल्लेखित है। और इसके अतिरिक्त हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ जिस प्रकार से हो सकती है उसी प्रकार से हमने लिखने की कोशिश की है कि 100 नंबर के आर्टिकल में गणपूर्ति के बारे में है, और अगर कोई सदस्य नहीं भी है उसके बावजूद भी सदन का कार्य जो है वो वैलिड समझा जाएगा। 101 नंबर में अगर स्थानों का रिक्त होने की बात अगर हम कहें तो अभी मैंने आपको 2-3 केस बताए थे कि किस प्रकार से स्थान जो है वो रिक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जब आर्टिकल नंबर 102 की बात करेंगे तो यहाँ पर संविधान में भी कुछ निर्योग्यताएं निर्धारित की गई है कि अगर कोई सदस्य जो है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले या फिर दूसरे देश की निष्ठा स्वीकार कर ले, ठीक है, तो वो जो है वो निहर हो जाता है। ठीक है, और कौन कौन सी कि संसद अगर कोई विधि बनाए तो भी उसकी निहरताएं आरपीएम में भी जो है वो निश्चित की गई है। तो सदस्यों की जो निहरताएं हैं, निहरताओं को जो है हम अयोग्यता भी कहते हैं सरल लैंग्वेज में। अयोग्यताओं का वर्णन जो है वो कहाँ पर मिलता है हमको, सदस्यों की निहरताओं का वर्णन हमें आर्टिकल नंबर 102 में देखने को मिलता है। 103 में इस बारे में कौन विनिश्चय करेगा, यानी कि निश्चय कौन करेगा कि ये सदस्य जो है वो अयोग्य है, तो इसके बारे में निश्चय कौन करेगा, तो इसके बारे में निश्चय करेंगे आपके राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति विनिश्चित करते हैं। राष्ट्रपति क्या विनिश्चित करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि ये जो सदस्य है उसकी जो निर्योग्यता है वो सही मायने में सही है, कि ये जो है वास्तव में अयोग्य है संसद के सदस्य के रूप में, इसीलिए इसकी जो सीट है इसको हटाया जाता है या संसद के सदस्यता से इसको अयोग्य ठहरा कर हटाया जाता है। परंतु यहाँ पर एक और चीज़ उल्लेखित है कि राष्ट्रपति यहाँ पर निर्णय लेने से पहले किससे परामर्श लेंगे, तो वो इलेक्शन कमीशन की सलाह के उपरांत ही किसी भी सदस्य की निर्योग्यता के बारे में अंतिम निर्णय लेंगे, और इनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि अगर कोई सदस्य बिना शपथ लिए ही सदन में चला जाता है, सदन में बैठ जाता है, उसकी चर्चा में भाग लेता है, मतदान में भाग लेता है, तो फिर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वो पता चल गया कि उसको जो है वो अयोग्य है, सदन की सदस्यता धारण करने के लायक नहीं है या अयोग्य है, उसके बावजूद वो जो है सदनों की बैठकों में भाग लेता है, मतदान करता है, तो भी उसके ऊपर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर उसकी बर्खास्तगी हो गई, ठीक है, इसमें से किसी मामले या अन्य किसी मामले के चलते उसकी सदन से बर्खास्तगी हो गई, सभापति ने राज्यसभा में या फिर अध्यक्ष ने लोकसभा में उसको बर्खास्त कर दिया, उसके बावजूद अगर वो सदन में का प्रयोग करता है, ठीक है, तो भी जो है उसको जो है क्या किया जा सकता है, जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। अगर कोई सदस्य ऐसा भी हो सकता है कि उसको शपथ ही नहीं दिलाई और पहले ही जो है वो मतदान करने लग गया, तो भी उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बिना शपथ के या फिर बर्खास्तगी उपरांत अगर कोई व्यक्ति किसी सदन की बैठक में बैठता है तो उस पर किस प्रकार से जुर्माना लगाया जा सकता है, उसका वर्णन हमें आर्टिकल नंबर 104 में देखने को मिलता है। जहाँ तक आर्टिकल नंबर 105 की बात है तो इसमें विशेषाधिकारों का वर्णन है कि जो अपने संसद के जो सदस्य है, संसद के सदस्यों को अपने जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, वो सदन में खुले मतलब सदन में बिना किसी डर के अपनी बातें जो है वो रख पाएंगे। पहली बात, उनकी बातों के लिए उसको न्यायालय में जो है वो खड़ा नहीं किया जा सकता या फिर न्यायालय उसको चुनौती नहीं दे सकता कि सदन में ऐसी बात क्यों बोली। ठीक है, तो कुल मिला के उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों, उसके द्वारा दिए गए मतों, उसके द्वारा रखे गए प्रश्नों, उसके द्वारा दिए गए वक्तव्यों के लिए उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाता है, जो कि किस में वर्णित है, आपके आर्टिकल नंबर 105 में वर्णित है। 106 में जो है वो सदस्यों के वेतन भत्ते जो है वो बताए हुए हैं कि सदस्यों के वेतन भत्ते क्या होंगे, और यहाँ पर ये कहा हुआ है कि संसद जो है वो समय समय पर सदस्यों के वेतन भत्ते निर्धारित करेगी। इस प्रकार से हमारा जो ये तीसरा सेट है जो कि 98 से 106 तक था वो हमने कंप्लीट किया है। अब
हम हमारे चौथे सेट की तरफ बढ़ेंगे और चौथा सेट जो है वो 107 से 111 तक है, जो कि देखो जैसे मैं बेसिकली भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे भीलवाड़ा जो सिटी है उसके पास, तो जब मैं पहली बार जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो फिर मैंने ये वाली ट्रिक बनाई थी कि हम सभी संयुक्त रूप से पुर जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो ट्रिक है वो हो सकता है आपके पास में कोई कस्बा हो पुर नाम का, तो आप इसको वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, याद कर सकते हो कि पुर जाएंगे संयुक्त रूप से। क्या है ट्रिक? ट्रिक है पुर जाएंगे, अच्छा पुर इस तरीके से लिखना है, पुर है की तरह से पुर लिखना है, पुर जाएंगे संयुक्त रूप से। ठीक है, और धन की प्रक्रिया व परिभाषा राष्ट्रपति देंगे। धन की प्रक्रिया व परिभाषा कौन देंगे? राष्ट्रपति देंगे। ये हमारे 107 से 111 नंबर के आर्टिकल जो है उसकी ट्रिक है। इसको एक बार हम जो है वो नंबरिंग कर लेते हैं कि पुर का मतलब होता है पुरस्थापना। ठीक है, किसी भी विधेयक की पुरस्थापना कहाँ पर होगी? तो वो किसी भी सदन में हो सकती है, राज्यसभा, लोकसभा, या फिर धन विधेयक है तो केवल लोकसभा में हो सकती है। तो वो पुरस्थापना आपका जो शब्द है उसको बहुत ही गहनता से अपनी क्लास में इस्तेमाल किया था, तो हमारी ट्रिक में भी वो पूरे शब्द आपको तभी पकड़ में आएगा जबकि आपने क्लास ली हो। तो पूरे का मतलब होता है रूप से, तो ये बैठक के बारे में उल्लेख करता है कि किस प्रकार से संयुक्त बैठक ली जाएगी। 108 के बाद में अगर हम 109 की बात करें तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया है उसके बारे में कहाँ पर वर्णित है? 109 नंबर के आर्टिकल में। 110 नंबर के आर्टिकल में आपके जो है वो धन विधेयक की जो परिभाषा है कि धन विधेयक में क्या क्या शामिल होगा, वो तमाम सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 110 में है कि धन विधेयक में जो है वो किसी भी कर का उत्साधन, अधिरोपण और उसमें कोई भी बदलाव या परिहार या विनियमन होता है तो वो शामिल होता है। संचित निधि पर कोई भारित व्यय होता है तो वो शामिल होता है। संचित निधि, लोक लेखा निधि, आपके जो आकस्मिक निधि है उसकी अभिरक्षा से संबंधित, उसमें से दंड डालने या निकालने से संबंधित कोई मामला होता है तो वो सम्मिलित होता है। जितने भी भारित व्यय के अंदर तमाम सारी हमने अलग से चीज़ें पढ़ी थी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, ये जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, यूपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष के वेतन भत्ते और उनके प्रशासनिक कार्य, जो भी है चीज़ें तमाम सारी जो है वो भारित वेतन जो होते हैं वो धन विधेयक होते हैं। तो वो परिभाषा कहाँ पर उल्लेखित है? आर्टिकल नंबर 110 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 111 जो है वो ये है कि राष्ट्रपति किसी भी सदस्य, किसी भी विधेयक को जो है वो कौन कौन से विकल्प होते हैं, राष्ट्रपति किस प्रकार से अनुमति देते हैं। अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति दे देते हैं तभी वो एक्ट बनता है, पहली बात। ठीक है, राष्ट्रपति के पास में विकल्प होता है कि किसी विधेयक को वो स्वीकृति दे, किसी विधेयक को स्वीकृति ना दे। ठीक है, या फिर पुनर्विचार के लिए भेजे, और अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है तो दोनों ही सदनों से अगर पुनः पारित होकर आ जाता है तो क्या उसको जो है वो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है या नहीं है। ठीक है, तो वो तमाम सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी ली थी। तो 107 से 108 नंबर के आर्टिकल ये है। अगर इसको थोड़ा सा लिखना चाहें तो ये पूरा स्थापना है, किसी भी विधेयक की पूर्व स्थापना की बात यहाँ पर की गई है कि कोई भी साधारण विधेयक वो लोकसभा या राज्यसभा में मंत्री या सरकारी मतलब है ना सदस्यों के द्वारा रखा जा सकता है। हालांकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही रखा जाएगा, या वित्त विधेयक प्रथम भी लोकसभा में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो वो पूर्व स्थापना की बात कहाँ पर की गई है? 107 में की गई है। संयुक्त बैठक या संयुक्त सत्र की बात जो है वो कब की गई है? 108 में की गई है कि अगर दोनों ही सदनों में गतिरोध होता है। ठीक है, और इसकी डिटेल क्योंकि बताना ज़रूरी नहीं है, क्लास लंबी हो जाएगी, कि संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, तो वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर वर्णित है। धन विधेयक की प्रक्रिया क्या क्या होगी वो 109 में वर्णित है, परिभाषा 110 में, और राष्ट्रपति जो है विधेयकों को किस प्रकार से अनुमति देगा, अनुमति रोकेगा, या पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद में अगर पारित होकर पुनः पारित होकर आती है तो वो अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, वो चीज़ें यहाँ पर वर्णित है। चौथे सेट के बाद में अगर पाँचवें सेट की अगर हम बात करें तो पाँचवा जो सेट है हमारा वो है 112 से 119। और ये जो जब ट्रिक मैंने बनाई थी तो बाहुबली मूवी आई हुई थी। ठीक है, तो बाहुबली मूवी में जो अपोनेंट होता है
बाहुबली का जो ओपोनेंट होता है, जब लास्ट में जो युद्ध होता है उसके अंदर वो जो आते हैं वो जिस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो हमें समझ में नहीं आता, तो ये भी उसी लैंग्वेज में बना हुआ है, ठीक है। और इसमें ये है कि वा प्रा अलेवी प्रवी, ठीक है, ये 3-4 वर्ड है। अब इसके मतलब हमें पता नहीं करने हैं परंतु याद करने हैं, इसीलिए जो है हम ये शब्द बोल सकते हैं कि वा प्रावी अलेवी प्रवी। देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मैंने बोला वा प्रवी अलेवी प्रवी, व प्रावी अलेवी प्रवी, वा प्रावी अलेवी प्रवी। अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और कभी भी जैसे क्या होता है चीज़ों को जो है हम हंसी मजाक में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होगी। जैसे कि सरला जो है वो जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी, उसके बाद वो सत्र में गई, फिर वहाँ पर मैसेज से विशेष भाषण दिया, ठीक है, और किसको दिया? मंत्री और महान्यायवादी को। फिर उसके बाद में हमने सभापति उपसभापति के बारे में और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में 9 आर्टिकल पढ़े, 8 आर्टिकल तो 4-4 तो दोनों के, और 1 आर्टिकल उनके वेतन भत्तों का। फिर उसके बाद में जो है हमने ये वाली ट्रिक पढ़ी, यानी कि सचिवालय ने शपथ दिलाई, ठीक है, परंतु क्योंकि गणपूर्ति क्या थी? रिक्त थी। गणपूर्ति पूरी नहीं थी, गणपूर्ति रिक्त थी, इसीलिए निहरताएं विनिश्चित हुई। इसीलिए क्या हुआ कि गणपूर्ति रिक्त थी, इसीलिए निहरताएं विनिश्चित हुई, और शपथ ली, बिना शपथ बर्खास्तगी हुई, बिना शपथ बर्खास्तगी हुई, और वेतन भत्ते तो हमने फालतू में ही दिए। अगर बर्खास्तगी ही हो गई तो फिर वेतन भत्ते तो क्यों दिए आपने? फालतू में दिए। विशेषाधिकार और वेतन भत्ते तो हमने सदस्यों को फालतू में ही दिए। अगर आपको बर्खास्तगी ही करानी थी तो फिर हमने विशेषाधिकार और वेतन भत्ते आपको क्यों दिए? वो तो फालतू में ही दिए। इसलिए ये जो ट्रिक्स है इनको हम जो है मजाक के रूप में याद करेंगे कि पुर जाएंगे संयुक्त रूप से, और ठीक है, और वहाँ पर धन की प्रक्रिया व परिभाषा कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। फिर व प्रावी अलेवी प्रवी, इस तरीके से याद करेंगे। तो इसमें जो है क्योंकि हमने कंटेंट पढ़ लिया है तो अब हमें जो है इनके वर्डिंग को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि इस वा का मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि आर्टिकल नंबर जो है आपके 112 को वर्णित करता है। ये आर्टिकल 113, ये आर्टिकल 114, आर्टिकल 115, आर्टिकल 116, आर्टिकल 117, आर्टिकल 118 और आर्टिकल 119, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से इजीली हम इनको याद कर सकते हैं कि वा का मतलब ये होता है, प्र का यहाँ पर प्रवी है, प्रावी है ये, और प्र का मतलब होता है प्राकलन। तो प्राकलन जो है वो यहाँ पर वर्णित है, इसके बारे में डिटेल में अभी थोड़ी देर में बता दूंगा मैं कि प्राकलन में क्या क्या है, कि विधेयक किस प्रकार से आते हैं, क्या क्या मतलब है ना अनुमान होते हैं, तो वो तमाम सारी बातें हैं, ठीक है। अब वी जो है यहाँ पर वी रेगुलर 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो तीनों का अलग अलग मतलब है। और ये भी मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था कि पहले जब बजट हमने पढ़ा था तब हमने कहा था कि सरकार पहले खर्चा करती है, फिर बाद में इनकम के बारे में सोचती है, और खर्चे के बारे में जो विधेयक संबंधित है वो है विनियोग विधेयक, इनकम के बारे में जो विधेयक संबंधित है वो है वित्त विधेयक। तो सबसे पहले सरकार क्या करेगी? खर्चा करेगी। तो ये जो वी है इसका मतलब क्या है? वी का मतलब यहां पर है विनियोग विधेयक। ये क्या है? विनियोग विधेयक, ठीक। इसी प्रकार से ये वाला भी वित्त विधेयक आएगा फिर बाद में। और अभी आप देखो कि ए से जो है हमने जब अनुपूरक विधेयक पढ़ा था, जब अधिक जो है अधिक अनुदान विधेयक पढ़ा था, ठीक है, जब अतिरिक्त अनुदान विधेयक पढ़ा था, तो वो तमाम सारे जो शब्द है वो यहीं से संबंधित है। इसीलिए मैंने आपको जो पढ़ाया था तब एक साथ पढ़ाया था कि अनुच्छेद नंबर 115 में जो वर्णित है वो है अनुपूरक विधेयक, अनुपूरक अनुदान कह दो, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अपवादानुदान। अपवादानुदान या फिर ये जो अतिरिक्त के बाद में अधिक अनुदान भी आप लिख सकते हो। ये तमाम सारे जो अधिक अनुदान, ठीक है, तो ये तमाम सारे अनुपूरक अनुदान, अधिक अनुदान, अपवाद अनुदान जो संबंधित है वो अनुच्छेद नंबर 115 से संबंधित है। ले का मतलब जो है वो है लेखानुदान, ठीक है, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान जो हमने देखे थे। हाँ, यहाँ पर ये एक वर्ड हमने गलत लिख दिया है कि अधिक अनुदान, और यही यहाँ से संबंधित है। अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान ही संबंधित है, जबकि अपवाद अनुदान जो है वो 116 में वर्णित है कि लेखानुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान।
ठीक है, जब हमने इनको पढ़ा था तब इनको किस तरीके से इजीली याद किया जाए वो भी हमने पढ़ा था कि इनके शब्दों में ही वर्णन इनका छुपा हुआ है। ठीक है, अतिरिक्त संकेत एक और नई चीज शब्द याद रखने के लिए मैंने आपको कहा था, तो ये उससे संबंधित है। 117 नंबर का जो आर्टिकल है वो अगेन किससे संबंधित होगा, आपके वित्त विधेयक से संबंधित होगा। ठीक, 118 और 119 नंबर के आर्टिकल में हमको याद रखना है कि ये तो संसद की प्रक्रिया के बारे में है कि संसद में कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, इसके बारे में जो है वो जो संसद है वो नियम कानून बना सकती है। ठीक है, विधि बना सकती है। इसी प्रकार से ये जो विधि है यहाँ पर वित्तीय विषयों के बारे में जो विनियमन होते हैं उनके बारे में जो विधि बनती है, वित्तीय विषयों के बारे में जो विधि बनती है उसके बारे में आर्टिकल नंबर 119 में वर्णन है। कुल मिला के वा, प्रावी, अलेवी, प्रवी जो शब्द है वो भी हमें याद रखना है बाहुबली मूवी से जो हमने लिया है। ठीक है, इसके बाद में हमारा छठा सेट आता है। छठा सेट में तो 4 ही चीज़ें हैं। ठीक है, कि भाषा, चर्चा, जी ठीक है, भाषा, चर्चा, न्यायालय और अध्यादेश, ये जो चारों शब्द हैं वो किस प्रकार से इस नंबर के आर्टिकल यानी कि 120 से 123 नंबर के आर्टिकल को बताते हैं। और वो शब्द क्या है कि भाषा, चर्चा, न्याय, अध्यादेश। तो ये क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ये बताता है कि 120 नंबर के आर्टिकल में हमें बताया जाता है कि सदन में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये कहा गया था कि 15 वर्ष बाद में अंग्रेजी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, परंतु जो राजभाषा अधिनियम 1963 आता है उसके तहत अंग्रेजी की भी निरंतरता को बनाए रखा था। एक और हमने यहाँ पर ये कंटेंट पढ़ा था कि कोई भी सदस्य जो है, संसद का सदस्य, वो अपनी मातृभाषा में भी अपनी बातें रख सकता है, परंतु इसकी पूर्वानुमति उसे अग्रिम रूप से जो पीठासीन अधिकारी है उससे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो तमाम सारी चीज़ें, इसीलिए आपने जब संसद की कार्रवाई कभी सुनी होगी तो आपने जो है वो हेडफोन जो है वो लगाए हुए देखा होगा सदस्यों को। तो इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे भी कारण यही था कि अगर किसी भी सदस्य को ऐसे ही मातृभाषा बोलने की अनुमति दे दी जाए, या फिर कोई सदस्य हो सकता हो इंग्लिश ना समझता हो, हिंदी ना समझता हो, तो फिर उसको किस प्रकार से अनुवाद करके उसको तमाम सारी चीज़ें सुनाई जाए, इसीलिए वो हेडफोन लगाए जाते हैं। उसमें ट्रांसलेटर होता है तो वो उसकी वजह से वो लगाए जाते हैं। तो वो भाषा यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि भाषा हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा भी बोली जा सकती है अग्रिम अनुमति से। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो चर्चा है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि संसद में कौन कौन सी चर्चा नहीं की जा सकती, वो अनुच्छेद नंबर 121 में, 122 में न्यायालय जो है वो सदन की चर्चाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता उसके बारे में, और 123 में राष्ट्रपति जो शांतिकाल, विश्रांति काल यानी कि जब सत्रावसान होता है तब अत्यावश्यक विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। चर्चा की अगर हम बात करना चाहें तो चर्चा में कौन सी चीज़ आएगी, तो चर्चा में यह आएगी कि संसद जो है, संसद के जो सदस्य है वो न्यायालय के किसी न्यायाधीश के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर यूं देख लो कि उनकी जो है आलोचना नहीं कर सकते जब तक कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सदन में प्रस्तावित ना हो। तो कौन कौन सी चर्चा निर्बंधित है उसके बारे में वो वर्णन है। न्यायालय भी संसद की चर्चा नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब संसद में जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में जो है कमेंट नहीं कर सकता न्यायालय भी, अनुच्छेद 122 में ये लिखा हुआ। 123 में ये लिखा हुआ कि अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति विश्रांति काल में, और वो जो 6 सप्ताह में, जैसे ही सत्र आयोजित किया जाता है तो 6 सप्ताह में पारित करवाना लोकसभा और राज्यसभा से ज़रूरी है। बिना पारित करवाए हुए 6 सप्ताह बीत जाने के बाद में वो अध्यादेश जो है नल एंड वॉइड समझा जाता है, यानी कि जो है निरस्त समझा जाता है। ठीक है, हालांकि संसद जो है वो उससे पहले भी उसको निरस्त कर सकती है। ये हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो इस प्रकार से हमने जो है 123 नंबर तक के आर्टिकल जो है वो बहुत ही ईजीली देखे हैं। अगर हम जो है ये इनको एक बार फिर से रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज करने के दौरान हमें ये पता लगेगा कि किस प्रकार से हमारी जो पहली ट्रिक थी वो थी कि सरला जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनती है, वो जो है सत्र में जाती है, फिर मैसेज के द्वारा विशेष अभिभाषण देती है मंत्रियों और महान्यायवादी को। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है हमने जो है यहाँ पर वो नहीं लिखा था तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने ये जो आपके 100 मतलब आपके 89 से 97 तक के जो आर्टिकल है उसको किस प्रकार से जो है 4 भागों में पढ़ा था कि सभापति, किसी अलग पेन को ले लेते हैं, हाँ,
सभापति उपसभापति का पद होगा, ठीक है। वो जो है उपसभापति को का पद त्याग को हटाया जाना या उसकी पद रिक्ति के बारे में हमको एक अनुच्छेद देखने को मिलता है। फिर बाद में जो है हमको ये देखने को मिलता है कि सभापति और उपसभापति के कर्तव्य व शक्तियाँ क्या होगी, ठीक है। और अगर इनके खिलाफ इनको हटाने का प्रस्ताव, हटाने का संकल्प अगर प्रस्तावित हो तो ये पीठासीन नहीं होंगे, ठीक। ये तमाम सारी 4 आर्टिकल जो थे वो हमने किस में पढ़े थे, तो ये जो है हमारे 89, 90, 91 और 92 के अंदर हमने पढ़े थे, ठीक है। फिर इसके बाद में एज इट इज़ सेम टू सेम जैसे 93, 94, 95 और 96 नंबर के आर्टिकल में क्या आ जाएगा, तो जहाँ पर सभापति है वहाँ पर अध्यक्ष लिख लो, जहाँ पर उपसभापति है वहाँ पर उपाध्यक्ष लिख लो, ठीक है। उनके पद, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाना, उनकी पद रिक्ति व उनका त्यागपत्र, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ, या फिर जब उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तब अध्यक्ष की शक्तियाँ, वो चीज़ यहाँ पर वर्णित है। फिर इसके बाद में जो है सभापति मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कर्तव्य और शक्तियाँ, फिर जो है इनको हटाया जाना के दौरान वो जो है वो पीठासीन नहीं होंगे। अगर हटाए जाने का प्रस्ताव आता है तब वो पीठासीन नहीं होंगे, तो ये यहाँ पर है। 97 नंबर के आर्टिकल में इनके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार वेतन भत्ते जो है वो वर्णित है, तो वो 97 नंबर का आर्टिकल था, ठीक है। 98 से 106 जो है वो सचिवालय ने शपथ दिलाई, परंतु गणपूर्ति रिक्त थी, इसीलिए सदस्यताएं और इसीलिए जो है वो निरर्हताएं विनिश्चित हुई, और निरर्हताएं विनिश्चित हुई या फिर बिना शपथ बर्खास्तगी हुई, इसी तो फिर वेतन भत्ते तो हमने फालतू में ही दिए, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि पूर्व जाएंगे संयुक्त रूप से धन विधेयक की प्रक्रिया व परिभाषा कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। फिर यहाँ पर हमने वाप्रावी अलेवी प्रवी ये पढ़ा था, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपके भाषा चर्चा न्याय अध्यादेश जो है वो यहाँ पर हमने पढ़ा था। हालांकि ये वाली क्लास तो यहीं पर एंड होती है, परंतु इसको और अगर डिटेल में हम इसी क्लास को और एक्सटेंड करना चाहें, जो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम क्या जो हमने अभी अनुच्छेद पढ़े हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि आपको एक बार जो है वो ये आपके जो आपके बेयर एक्ट है इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको, कि जैसे ही जब भी आपको समय मिले तब ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी के जब पेपर बनते हैं तो उनके पास में और कोई कंटेंट नहीं होता है, उनके पास में केवल बेयर एक्ट पढ़ा रहता है और वो बेयर एक्ट से ही सीधे सीधे प्रश्न बनाते हैं। तो अगर हम बेयर एक्ट में जो चीज़ें वर्णित हैं अगर उनको देखना चाहें तो फटाफट से देख लेते हैं एक बार। हो सकता है कि थोड़ा 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, परंतु आपकी काम की चीज़ें कई सारी निकलेगी इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं एक बार। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि सरला वाला जो आर्टिकल है सबसे पहले वही आ रहा है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो सरला में क्या है, सह में क्या है, संसद में 2 चीज़ें होंगी, एक तो राष्ट्रपति होगा और दोनों सदन होंगे, ठीक है। जिसमें कि जिसके कि मतलब दोनों सदन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, यही सरला में सह का संसद का मतलब है, ठीक है। जब हम बात करें राज्यसभा की संरचना की, तो फिर या फिर राज्यसभा में जो राज्यसभा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, ऑब्वियस सी बात है यही होगा कि वो उसके 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, 238 सदस्य से अनधिक, ये तमाम सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। परंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेयर एक्ट में भी जो चीज़ें हैं वो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई चीज़ छूट गई हो या फिर अगर आपके समझने में कोई गड़बड़ रह गई हो तो वो जो है वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार से राज्यों में आवंटित की गई है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा वाली चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर जो है आप यहाँ से तो और राज्यसभा का जो चुनाव है वो किस प्रकार से होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा, ठीक है। किस संघ राज्य क्षेत्र जो है वहाँ पर किस रीति से चुने जाएंगे ये संसद तय करती है। राज्यसभा के संघ राज्य क्षेत्रों से किस विधि से चुने जाएंगे तो ये संसद तय करती है, और संसद ने क्या तय किया हुआ है तो वो आपको पता है कि वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति ही तय की हुई है। जब लोकसभा की बात है तो लोकसभा में यहाँ पर लिखा हुआ है 131 के अधीन रहते हुए, तो जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 131 का उल्लेख
क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान है 331 में, ठीक है। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, आंग्ल भारतीयों के बारे में है, जो कि अभी डिलीट भी कर दिया था। तो आप ये नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 26वें संविधान संशोधन में किसका लोप किया गया था, वो तमाम सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लोकसभा में जो है 530 सदस्य होंगे और 20 सदस्य जो है संघराज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये कहा गया है कि लोकसभा में जो है राज्यों के बीच में सिमिलरिटी, एक रूपता, किस प्रकार से जनसंख्या में यथासाध्य एक रूपता रहेगी, तो उसका प्रयास जो है वो किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है वो आपके लोकसभा के बारे में ही दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि 2026 तक जो है वो आपकी सीटें सुनिश्चित कर रखी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरी चीज़ देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सरला जनगणना अवधि के बाद, सरला जनगणना अवधि के बाद में क्या हुआ है, सरला ने क्या किया है, जनगणना अवधि के बाद जब हमने पढ़ा था तब हमने ये चीज़ देखी थी कि जनगणना के पश्चात जो है वो पुनर्समायोजन किया जाएगा, कि हर एक जनगणना के बाद में पुनर्समायोजन किया जाएगा। अब तक 4 जो है सीमन आयोग बन चुके हैं, ठीक है। किस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन के दौरान, 84वें संविधान संशोधन के दौरान और 87वें संविधान संशोधन के दौरान इसमें परिवर्तन भी किया गया था, और किस प्रकार से ये अवधि 2026 तक बढ़ाई गई थी, तो वो तमाम सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में देख ली है। हालांकि मैं अगेन आपको कहता हूं कि आपको एक बार ये तमाम सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। सरला जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी, जनगणना अवधि, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके अवधि आएगी जिसमें लिखा हुआ कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में जो है वो सेवानिवृत्त होंगे। इसी प्रकार से लोकसभा का जो है वो पहली बैठक से 5 साल तक जो है वो अपने सीट पर बनी रहेगी, ठीक है। मतलब वो जो है उसकी अवधि बनी रहेगी। हालांकि आपातकाल में 1 वर्ष में 1 वर्ष, मतलब एक बार में 1 वर्ष तक इसकी जो है कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक। इसी प्रकार से अहर्ता जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि अहर्ताएं कौन कौन सी, जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी। योग्य सदस्य मतलब सदस्यों की अहर्ता, सदस्य की अहर्ता जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 84 में वर्णित है। और अहर्ता क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का है तो 30 साल की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का है तो 25 साल की आयु होनी चाहिए, और अन्य कोई अहर्ता जो कि संसद सुनिश्चित करे। और संसद ने क्या सुनिश्चित किया, फिर आरपीए 1951 के तहत कई सारी अहर्ताएं उसने भी सुनिश्चित की, जो कि हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि जो 85 नंबर का है, तो हमने कहा सरला जनगणना अवधि के बाद सदन की योग्य सदस्य बनी, फिर सत्र में गई, और सत्र से संबंधित ही तमाम सारे मैंने शब्द आपको बताए थे कि किस प्रकार से सत्र से संबंधित ही सत्र को आहूत करना होता है, जो कि राष्ट्रपति जो है प्रत्येक सदन को जो है वो आहूत करता है, और इसमें ये ध्यान रखता है कि कोई भी सदन जो है वो 6 माह का अंतराल न धारण कर ले, यानी कि 6 माह के अंतर नहीं होना चाहिए उनकी आहूत करने की अवधि के बीच में, तो वो आहूत करता है। सत्र अवसान किस तरीके से शब्द सत्र से संबंधित है, और विघटन शब्द भी किस तरीके से सत्र के ही समापन होने या फिर पूरी तरीके से सदन के समापन होने से संबंधित है, तो वो तमाम सारे शब्द आर्टिकल नंबर 85 से संबंधित है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सदनों का या किसी सदन का भी सत्रावसान कर सकता है, और लोकसभा का विघटन भी वो राष्ट्रपति कर सकता है, कब, जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद उसे सलाह दे, ठीक है। फिर सदनों में वो अभिभाषण देगी, संदेश देगी, तो वो यहाँ पर आपके वर्णित है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी भी सदन में विशेष अभिभाषण और जो है आपके संदेश देगा। विशेष अभिभाषण का वर्णन तो आपके आर्टिकल नंबर 87 में देखने को मिलता है, जिसमें कहा हुआ है कि एक साथ दोनों ही सदनों में जो है राष्ट्रपति अभिभाषण देगा, मतलब दोनों ही सदन जब एक साथ बैठेंगे तब वो अभिभाषण देगा। और वो सरला ने अभिभाषण किसको दिया था, मंत्रियों और महान्यायवादी को। तो मंत्रियों और महान्यायवादी को क्या अधिकार है कि वो किसी भी सदन की कार्रवाई में बोले और उनकी कार्रवाई में भाग ले, हालांकि उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आर्टिकल नंबर 89 को देखना चाहें, तो 89 नंबर का जो आर्टिकल है वहाँ से लगाकर 97 नंबर के आर्टिकल तक राज्यसभा सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले ही ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से सभापति और उपसभापति होगा, जिनका कि चुनाव के बारे में यहाँ पर कहा हुआ कि हालांकि आपके जो उपराष्ट्रपति है वही पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा जो है वो यथाशीघ्र जो है अपने सदस्यों में से उपसभापति चुनेगी, ठीक है। अब उपसभापति का स्थान, अब देखो यहाँ पर जो शब्द है वो सभापति शब्द का वर्णन नहीं है, जबकि जब हम
अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का वर्णन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर केवल उपसभापति का क्यों है, सभापति का क्यों नहीं है? क्योंकि सभापति ही उपराष्ट्रपति है, जो कि हमने उपराष्ट्रपति के आर्टिकल में पढ़ ही लिया था। तो 90 नंबर के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि पद रिक्ति होना, उपसभापति की पद रिक्ति कब होगी? जब वो सदन का सदस्य ही ना रहे। हस्ताक्षरित जो है वो पद त्याग मतलब त्याग पत्र दे सकता है। पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत, तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से, है ना, प्रभावी बहुमत में जब हमने पढ़ा था तो प्रभावी बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। ये भी लिखा हुआ है कि कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दे दी जानी चाहिए, ठीक है, होगा तो तमाम सारी चीजें, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है कि सभापति के पद कर्तव्यों का पालन करना, मतलब सभापति के जो कार्य करता है, ठीक है, तो उसके पद कर्तव्य क्या होंगे, उसकी क्या शक्तियां होंगी। सभापति संभाल रहा है तो वो कब की बात है? तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था कि रिक्ति और अनुपस्थिति दोनों ही अलग शब्द है, और यहाँ पर किस प्रकार से सभापति के रिक्त होने पर उपसभापति बैठता है और उपसभापति के भी रिक्त होने पर वह व्यक्ति बैठता है जो है राष्ट्रपति ने इस प्रयोजन से उस पद के लिए नियुक्त किया है। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति उस पद पर बैठता है है, या यूं कह दो कि उस प्रक्रिया से व्यक्ति निर्धारित होता है जिस प्रक्रिया से राज्यसभा ने व्यक्ति निर्धारित किया है। देखो, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, और यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति बैठेगा जो कि राज्यसभा की प्रक्रिया नियमों द्वारा। तो ये जो शब्द है उसी के लिए हमने वहां पर शब्द इस्तेमाल किया था जब हमने पढ़ रहे थे राज्यसभा में। तो राज्यसभा में हमने पढ़ा था उपसभापतियों का पैनल, लोकसभा में हमने पढ़ा था सभापतियों का पैनल। तो वो जो शब्द है वो इसी संदर्भ में इस्तेमाल किए गए हैं कि राज्यसभा की प्रक्रिया नियमों द्वारा अवधारित किया जाए। और यदि ऐसा भी व्यक्ति उपस्थित ना हो, ठीक है, और वो पैनल से भी कोई सदस्य उपस्थित ना हो, तो फिर कौन सा सदस्य जो है पीठासीन होगा? तो वो सदस्य पीठासीन होगा जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जावे सभापति के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो अनुपस्थिति की स्थिति में राज्यसभा फिर सुनिश्चित करती है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो पद पर बिठाया जाना चाहिए, ठीक है। 92 नंबर के आर्टिकल में सभापति और उपसभापति को पद से हटाने जाने की बात की गई है कि वो जब उनको हटाया जाएगा, जब उनको हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा तब वो पीठासीन नहीं होंगे। और वो जो है नहीं सकते, सभापति वाला तो दे ही नहीं सकते, उपसभापति वाला भी जो है शुरुआत में नहीं दे सकते, बाद में दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 93 को देख लेते हैं। मतलब 93 के बाद में तो अगेन 4 आर्टिकल जो है वो एज इट इज ही है कि लोकसभा जो है वो यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रिक्त होंगे तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथाशीघ्र उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी, ठीक है। अगर वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद रिक्ति हो जाए, ठीक है, तो पद रिक्त कब होगा? जब सदस्यता त्याग दे, ठीक है। पद त्याग कब करेंगे? तो वो अपने अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक है। तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से जो पहले जो है अध्यक्ष का पद, अच्छा ये वो वाली बात है कि लोकसभा जो अध्यक्ष है वो अपने पद पर कब तक बैठा रहेगा? जब तक कि अगली प्रथम बैठक आयोजित ना हो जाए तब तक वो अपने पद पर बैठा रहेगा, ठीक है। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना या फिर उपाध्यक्ष और उसके अन्य व्यक्तियों की शक्तियां जो है वो यहाँ पर उल्लेखित है कि जब अध्यक्ष का पद मतलब है ना, किसी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष, और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो ऐसा व्यक्ति बैठेगा उस पद पर जो कि लोकसभा की प्रक्रिया नियमों द्वारा अवधारित किया जाएगा। और यहाँ पर क्या है? पैनल शब्द इस्तेमाल किया गया था, सभापतियों के पैनल शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और लोकसभा द्वारा अवधारित किया जाए ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर बैठेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आर्टिकल नंबर 96 को अगर हम देखना चाहें तो 96 में क्या लिखा हुआ है कि हटाने का संकल्प अगर प्रस्तावित हो तो वो पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। अध्यक्ष जो है अगर मतदान करेगा, ठीक है, अगर अपने खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है, संकल्प
आता है तो अगर उसमें अध्यक्ष को मतदान करना पड़ेगा तो कौन सा मतदान करेगा? वो पहला या प्रथमतः व्यक्ति के रूप में मतदान करेगा, ना कि निर्णायक व्यक्ति के रूप में। ठीक है, चलो यहाँ के बाद में सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते जो है वो यहाँ पर वर्णित है। संसद विधि द्वारा नियत करेगी इनके वेतन भत्ते, हालांकि ये जो है वो संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, फिर जो आपके सचिवालय ने शपथ वाली ट्रिक आ जाएगी, तो संसद के सचिवालय की बात यहाँ पर की गई है और संसद विधि द्वारा संसद के जो सचिवालय कर्मचारी वृंद है उनकी भर्ती प्रक्रिया और इन तमाम सारी चीज़ों का निर्धारण करेगी। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम देखना चाहें तो सदस्यों की शपथ के बारे में, प्रतिज्ञान के बारे में वर्णन है, जो कि किसके द्वारा दिलाई जाएगी? जो कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति जो कि प्रोटेम स्पीकर होता है उसके द्वारा सदस्यों को शपथ दिलाएगी तीसरी अनुसूची के अनुसार। ठीक है, फिर बाद में जो है अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि सचिवालय सदस्यों को शपथ दिलाएगी और फिर हमने कहा था कि ये जो गणपूर्ति रिक्त थी, तो गणपूर्ति शब्द तो केवल एक कीवर्ड है, इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारी चीज़ें वर्णित है, जैसे कि सदनों में मतदान व रिक्तियों के होते हुए भी सदनों में मतदान किस प्रकार से होगा? तो अध्यक्ष व सभापति को छोड़ दिया जाता है, कभी भी वो शुरुआत में मत नहीं करते हैं। जो भी पीठासीन अधिकारी होता है वो कभी भी शुरुआत में मत नहीं करता, वो क्या करता है? वो ये करता है आप जो हाँ, तो वो क्या करता है, ये बड़ा नहीं होगा क्या? हाँ, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि किस प्रकार से शुरुआत में जो है कभी भी मत नहीं देता। जो पीठासीन अधिकारी होता है वो केवल और केवल तभी मत देता है जबकि बराबरी की स्थिति में मत आ जाते हैं पक्ष और विपक्ष के, तब वो निर्णायक मत देते हुए विधेयक को पारित करना है या रोकना है ही वो मत देता है। तो पहली चीज किसका वर्णन है? सदनों में मतदान का वर्णन है आर्टिकल नंबर 100 में। ठीक, फिर इसके बाद में अगर कुछ स्थान रिक्त है उसके बावजूद अगर सदन में कोई कार्य हो रहे हैं तो वो कार्य विधिमान्य होंगे। ये दूसरी बात वर्णित है आर्टिकल नंबर 100 में कि किसी सदन की सदस्यता अगर रिक्त है तो उसकी शक्ति बाद में पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने का हकदार नहीं था, कार्रवाई में उपस्थित रहा है, उसने मत दिया है, अन्यथा भाग लिया है, तो भी संसद की कार्रवाई जो है वो क्या होगी? विधिमान्य होगी। तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर वर्णित है। ठीक है, फिर गणपूर्ति तो हमने पढ़ी थी कि वो जो है 10वां भाग होगी और गणपूर्ति नहीं होती है तो वो जो है क्या कर दिया जाता है? इसको स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो गणपूर्ति रिक्त होना, तो रिक्त होना मतलब स्थानों का रिक्त होना, और स्थानों को कब रिक्त किया जा सकता है? जब दोनों ही सदनों के सदस्य चुन लिया जाता है। अगर कोई सदस्य, दोनों ही सदनों का सदस्य अगर कोई सदस्य चुन लिया जाता है तो उसका स्थान क्या समझा जाता है? रिक्त समझा जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब कोई सदस्य जो है वो संसद का भी सदस्य चुन लिया जाता है, राज्य विधानमंडल का भी सदस्य चुन लिया जाता है, तो अगर वो नहीं बताता है तो संसद की जो उसकी सदस्यता है वो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। या फिर अगर उसका संसद का सदस्यता जो है वो निहरता से ग्रस्त हो जाए या फिर वो त्यागपत्र दे दे, ठीक है, या फिर वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे। ये तमाम सारी चीज़ें हमने कंटेंट में पढ़ ली थी कि 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे। हालांकि 60 दिन में सत्रावसान और स्थगन की 4 निरंतर दिनों का अवकाश नहीं गिना जाएगा, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें जब कंटेंट हमने पढ़ा था तब बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ लिया था। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्यों आपको जो है वो डायरेक्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न उठते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न की शब्दावली को मैच करना चाहें तो आप डायरेक्ट से उठाकर मैच कर सकते हैं। एज इट इज़ आपको मिलेगी। मतलब क्वेश्चन बनाते समय जो सेटर होता है, पेपर सेटर होता है, उसके पास में केवल और केवल यही एक सोर्स होता है, ऑथेंटिक सोर्स, जिसके द्वारा वो प्रश्नों का निर्माण करता है। ठीक है, तो सदस्यों की निहरताएं हैं वो क्या होगी कि वो लाभ का पद धारण नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि मंत्री पद होना लाभ का पद नहीं है। ठीक है, वो विकृत नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो भारत का नागरिक ना रहे, या संसद आरपीए में भी कोई निहरताएं जो है वो विनिश्चित कर सकती है। हालांकि हमारी ट्रिक में ये कहा था कि निहरताएं विनिश्चित हुई, तो विनिश्चित शब्द हमने कहाँ से लिया है? सदस्यता की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करेगा? तो विनिश्चय करेगा आपका राष्ट्रपति, और किसकी सलाह पर करेगा? इलेक्शन कमीशन की सलाह पर करेगा, जो कि आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देख लो कि निहरताएं जो विनिश्चित होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयोग की राय लेगा और इसकी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, अब यहां पर ये है कि भाई शपथ जो है वो बिना शपथ अगर कोई भी बैठता है या अयोग्यता निहरता के बावजूद बैठता है तो उसको कितनी शास्ति देनी पड़ती है, कितना जुर्माना देना पड़ता है। तो वो अपन ने जो ट्रिक में पढ़ा था कि बिना शपथ बर्खास्तगी हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर
या बर्खास्तगी के बाद भी बैठता है तो उसके ऊपर प्रत्येक दिन में 500 रुपए शास्ति लगाई जाती है, यानी कि जुर्माना। सदस्य के सदनों की समस्त शक्तियां व विशेषाधिकार, यानी कि 105 में क्या था, विशेषाधिकार और वेतन भत्ते फालतू में दिए। विशेषाधिकार 105, वेतन भत्ते 106। तो विशेषाधिकार में क्या होगा कि उनको संसद में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। किसी भी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पत्र, मतों और कार्रवाइयों को प्रकाशन के संबंध में भी कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जाएगी, ठीक है। उसको कई सारी ऐसी शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां प्राप्त होगी जो कि संसद समय समय पर उसको प्रदान करे विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीजें कहां पर विशेषाधिकार वर्णित है, 105 में वर्णित है। 106 में आप देखो कि वेतन भत्ते कौन तय करेगा, समय समय पर संसद तय करेगी, ठीक। पारित किए जाने के संबंध में उपबंध यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर विधेयक धन विधेयक और वित्त विधेयक प्रथम नहीं है अनुच्छेद 109 और 117 के अनुसार, तो फिर वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, यानी कि शुरुआत वहां से की जा सकती है। हालांकि कोई भी विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जबकि दोनों ही सदन उससे सत्रावसान के कारण यह व्यक्तिगत नहीं होता है, हालांकि ब्रिटेन में तो होता है, ये हमने पढ़ते समय पढ़ा था, ठीक है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित नहीं किया गया है। अच्छा, कौन कौन से विधेयक व्यक्तिगत हो जाएंगे, कौन कौन से पढ़ा था, बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि व्यक्तिगत कौन कौन से विधेयक हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में जो लंबित विधेयक है जिसको कि लोकसभा ने पारित ही नहीं किया है, राज्यसभा में जो विधेयक है जिसको कि लोकसभा ने पारित ही नहीं किया है, वो व्यक्तिगत नहीं होंगे। और व्यक्तिगत कौन से हो जाएंगे, जो कि या तो लोकसभा में लंबित थे या फिर लोकसभा ने पारित करके राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा में लंबित है, तो ऐसे विधेयक क्या हो जाएंगे, व्यक्तिगत हो जाएंगे। कब, लोकसभा के विघटन होने पर, ठीक है। इसके बाद में आपके अनुच्छेद नंबर 108 है। 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और संयुक्त बैठक को हमने बहुत ही डिटेल में जब हमने पढ़ा था तब पढ़ लिया था, ठीक है। आपको ये सलाह दूंगा कि आपको खुद बैरेक लाकर एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। परंतु हम जो है ये क्योंकि डिटेल में पढ़ लिया था इसलिए अभी इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे। और अगला जो है धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है कि धन विधेयक को कभी भी राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जाएगा। ये तो पता ही है हमको कि धन विधेयक को कभी भी राज्यसभा में जो है पहले नहीं रखा जाता है। और धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है और इसकी सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार करे या न करे वो लोकसभा की मर्जी, ठीक। फिर धन विधेयक की परिभाषा 110 में वर्णित है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कर के अधिरोपण उत्साधन से संबंधित, राज्य भारत सरकार पर कोई धन उधार है तो संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित, संचित निधि से कोई धन निकालना हो तो, भारित व्यय में कोई रकम बढ़ानी हो या उसमें जो है उस पर कोई चीज़ घोषित करनी हो तो, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए संचित निधि जो है वो संचित निधि और लोक लेखा निधि की अभिरक्षा से संबंधित कोई विषय हो या फिर इनकी लेखा परीक्षाओं से संबंधित कोई विषय हो, ठीक है। धन विधेयक कौन सा चीज़ें नहीं समझी जाएगी, तो ये जो जुर्माने और फीसें लगाई जाती है स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा वो नहीं समझा जाएगा। सारी चीज़ें पढ़ रखी है अपन ने जब हमने जो है डिटेल में पढ़ा था। विधेयकों की अनुमति राष्ट्रपति देगा, या तो अनुमति देगा या अनुमति रोक सकता है। धन विधेयक के बारे में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, बाकी मामलों में तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है, उस पर अनुमति नहीं देगा। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कि प्राकलित प्राप्तियों और उनके व्ययों का विवरण दोनों ही सदनों के समक्ष रखा जाता है, किसके द्वारा, आपके वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये चीज़ें की जाती है। और संचित निधि पर जो है वो भारित व्यय भी इसमें लिखा जाता है और अन्य व्यय जो संचित निधि से होता है वो भी इसमें लिखा जाता है, परंतु दोनों को अलग अलग रखा जाता है। ये चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। भारित व्यय कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, अपन ने बहुत ही डिटेल में पढ़ ली थी। हालांकि जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी, जैसे कि संसद में प्राक्कलनों के संबंध में क्या प्रक्रिया होगी, तो प्राक्कलनों के संबंध में क्या प्रक्रिया होगी, तो वो यहाँ पर आप देखो कि संचित निधि पर भारित जो व्यय से संबंधित है संसद उस पर मतदान नहीं करेंगे। पढ़ तो ली थी, परंतु वो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ऐसा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इस पर चर्चा की जा सकती है, यानी कि भारित व्यय जो है उस पर संसद मतदान नहीं कर सकती परंतु चर्चा कर सकती है। ये चीज़ कहाँ पर वर्णित है, अनुच्छेद नंबर 113 के अंदर वर्णित है, ठीक है। 113 में ही कुछ और चीज़ें भी वर्णित है, जैसे कि
जो लोकसभा है वो अनुदानों पर मांगों के रूप में रखी जाएगी, हालांकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखी जाती है और उन पर वो अनुमति दे सकता है, इनकार भी कर सकता है। कब? जब राज्यसभा उसमें कुछ सुझाव दे। ठीक है, हालांकि राज्यसभा में मतदान नहीं होता है, परंतु राज्यसभा जो है वो सिफारिश कर सकती है और राज्य लोकसभा उसको मानने न मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुदानों की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश से की जाती है। फिर आपके वा प्र वी अलेवी प्रवी जो हमने पढ़ा था, तो वा प्र वी का मतलब क्या होता है? प्रा के बाद में वी विनियोग विधेयक, जिसमें अनुदान और संचित निधि पर भारित व्यय शामिल होते हैं। ठीक है, और बिना इसके पारित हुए कोई भी धन संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता, बिना विधि कर नहीं, ये हमने नारा भी पढ़ा था। ठीक है, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, ये सब जो अलेवी में है उसका मतलब है, और ये यहाँ पर डिटेल में उसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो चीज़ भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से, जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था कि उनको याद किस प्रकार से रखा जाए, तो वो चीज़ें हम रख सकते हैं। इसी प्रकार से अलेवी में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और पदानुदान क्या होता है कि किसी वित्त वर्ष में अनुदान, मतलब किसी चालू वर्ष के भी अपवाद में कोई अनुदान हो, किसी दूसरे वर्ष का कोई अनुदान हो, तो वो जो अपवाद अनुदान होता है। वित्त विधेयक भी किससे संबंधित होता है? वित्त विधेयक इनकम से संबंधित होता है। पहले खर्चा हो गया था आपके विनियोग विधेयक और फिर आपके वित्त विधेयक है। ठीक है, अब इसके बाद में 118 के बारे में प्रक्रिया नियम, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कि प्रक्रिया नियम क्या होंगे। तो संसद जो है वो प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम विनियम के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है, कानून बना सकेगी, वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर वर्णित है। इसी प्रकार से संसद में वित्तीय कार्य की प्रक्रिया और विधि द्वारा विनियमन, वित्तीय जो कार्य है उससे संबंधित जो प्रक्रिया है उसका विधि से ही विनियमन होगा। वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रयोजन से, या फिर विनियोग विधेयक के किसी भाग से संबंधित, या फिर सदन की जो प्रक्रिया है या कार्य संचालन विनियम है उसके बारे में विधि बना सकेगी। कौन? संसद विधि द्वारा उसका विनियमन कर सकेगी। ठीक है, 119 के बाद में अगर 120 के बारे में देखना चाहें तो 120 21 22 तो मतलब इजी है कि यहाँ पर भाषा के बारे में वर्णित है। अनुच्छेद 348 का वर्णन यहाँ पर क्यों किया गया है, भाग 17 का क्यों किया गया है, तो जब डायरेक्ट आप पढ़ोगे तब ऐसे नए नए प्रश्न उठेंगे, फिर आप इनको खोल के देखोगे तो फिर पता चलेगा वहाँ पर राजभाषा का वर्णन है। ठीक है, तो हिंदी अंग्रेजी में किया जा सकता है। मातृभाषा में जो स्पीकर है उसकी अनुमति से, पूर्वानुमति से ही जो है आप वहाँ पर चर्चा कर सकते हो। ठीक है, संसद में चर्चा किस पर निर्बंधन है कि वो उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्यों निर्वहन के दौरान जो भी काम उसने किया है उसमें संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक, इसी प्रकार से आप देखो कि न्यायालयों में भी जो कार्रवाई है वो संसद की कार्रवाइयों के बारे में न्यायालय जांच नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी भी संसद का कोई भी अधिकारी है, कोई भी सदस्य है, उसने जो भी कार्य किया है उसके बारे में न्यायालय कभी भी जो है वो प्रश्न नहीं उठा सकती, या फिर उसने जो शक्तियों का प्रयोग किया है तो उसका जो है वहाँ पर चर्चा न्यायालय में नहीं की जा सकती है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है। जो उसने शक्तियों का प्रयोग किया है, अपनी शक्तियों का प्रयोग जो किया है वो न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है। और संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो क्या होती है, वो हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ी थी कि किस प्रकार से विश्रांति काल में जो है अगर कोई भी एक सदन जो है वो अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है और ऐसी आकस्मिक जरूरत आन पड़ी है कि अभी विधि जो है बनाई जानी चाहिए, तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। और अध्यादेश जो है वो संसद का सत्र आयोजित होने के बाद में 6 करवाना जरूरी होता है, अन्यथा वो निरस्त माना जाता है। ठीक है, डिटेल में हमने ये चीज़ें पहले पढ़ ली थी, इसीलिए जो है हम अभी केवल इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो स्पष्टीकरण दिया हुआ है, तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में आपकी जो है वो
मैसेज के द्वारा विशेष अभिभाषण दिया मंत्रियों और माननीय 98 से 96 है, उसमें हमने देखा कि सचिवालय ने शपथ दिलाई, परंतु गणपूर्ति रिक्त थी, इसीलिए निहरताएं विनिश्चित हुई। और निहरताएं विनिश्चित होकर आने के बाद में क्या, बिना शपथ बर्खास्तगी हुई, वेतन भत्ते तो फालतू में ही दिए। पूर्व जाएंगे संयुक्त रूप से, धन की प्रक्रिया व परिभाषा कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। वा प्रावी अलेवी प्रवी और भाषा चर्चा न्याय और अध्यादेश। इस प्रकार से ये संसद के जो आर्टिकल नंबर 79 से 123 तक कंटिन्यूसली अगर हमको याद करनी है तो 2 ही ट्रिकें याद करनी है। एक तो ये बाहुबली वाला है, एक भाषा चर्चा न्याय अध्यादेश, या फिर वो सभापति उपसभापति वाला, उसमें तो याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, हाँ, जब अगर नेक्स्ट अगर समय कभी मिलता है तो इन्हीं आर्टिकलों को किस प्रकार से हम एज इट इज़ राज्य विधानमंडल जो है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में ये क्लास एंड होती है और आशा है आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपका दिन शुभ हो। क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद।